हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इंस्टीट्यूट बाय ट्राइम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3 ऑफ द सब्जेक्ट कंपनी लॉ। ये आपकी वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम इस पूरी वीडियो के अंदर यूनिट 1 जल्द से जल्द ख़त्म करने का ट्राई करेंगे और डिटेल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपके फुल मार्क्स कंफर्म हो जाए। और जिसको भी नोट्स परचेज करना है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर परचेज कर सकता है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है इसके अंदर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक पब्लिक कंपनी इशू करती है। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक कंपनी इशू करती है जब उसको जनरल पब्लिक से अपने शेयर या फिर अपने डिबेंचर सब्सक्राइब करवाने होते हैं ना, तो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, रिस्क कितना है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इस कंपनी का। तो ये सब चीज़ें पढ़कर जो है ना, एक जो इंसान है जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है, वो ये सब चीज़ें पढ़ के एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। तो ये कौन सा सेक्शन के अंदर डिफाइन है? ये डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस ऐसा डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक है ना, आर डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ कॉर्पोरेट। ये है आपकी लीगल डेफिनेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस मैं समझा चुका हूँ होता क्या है। अगर आपको इसकी लीगल डेफिनेशन लिखनी है तो आप डायरेक्टली ये उठाकर लिख सकते हैं उसके अंदर। तो पर्पस क्या होता है मेन जो होता है प्रोस्पेक्टस का हमारा? सबसे पहले तो हम एक पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारी कंपनी के अंदर क्या करो, पैसा इन्वेस्ट करो। और दूसरा ये होता है, हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू अपनी जो इन्वेस्टर हैं, जो हमारी कंपनी के अंदर पैसे लगाने वाले हैं, उनको सारी चीज़ें फुल और फेयर तरीके से बताते हैं ताकि उससे उन लोगों को पता लग जाए, हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाए उन लोगों को। और तीसरा ये होता है, ये इन्वेस्टर की मदद करता है प्रोस्पेक्टस, कि वो देखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, कंपनी के अंदर पैसा लगाने में रिस्क कितना है और पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो ये समझने में मदद करता है प्रोस्पेक्टस किस लोगों की, इन्वेस्टर्स की। और ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है फंड रेजिंग के अंदर, कि जो पैसा आ रहा है वो ट्रांसपेरेंटली तरीके से आए और अकाउंटेबल वे में हो। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी पर्पस किस चीज़ का? प्रोस्पेक्टस का। अब एक प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है? तो सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ही एक प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, एक प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक के पास अपने शेयर नहीं देती सब्सक्राइब करने के लिए, इस वजह से उसको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना होता। अब अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि आपका सेक्शन 32 के अंदर डिफाइंड है। और ये कौन सा होता है? इशू बिफोर द फाइनल प्राइस और नंबर ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड। यानी जब हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं होते या फिर अपने शेयर का फाइनल प्राइस नहीं पता होता, तो उस टाइम पर जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है उस टाइप के प्रोस्पेक्टस को हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर सारी डिटेल्ड होती हैं, बस इसके अंदर क्या डिटेल नहीं होती, जो एग्जैक्ट प्राइस क्या होने वाला है शेयर का और कितने नंबर ऑफ शेयर्स मतलब इशू किए जाने वाले हैं। इसके अंदर बस ये दो चीज़ें नहीं पता होती, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन्ड होती हैं। ये जब हमें बुक बिल्डिंग इश्यूज़ जब होते हैं तब ये हम यूज़ करते हैं हमारा। ठीक है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। उसके बाद आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो कि सेक्शन नंबर 31 के अंदर डिफाइन है। ये बहुत सारी कंपनी यूज़ करती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं ना, जिनको मल्टीपल इशू करने होते हैं एक ही पीरियड के अंदर अंदर। तो जो इस टाइप की कंपनीज़ होती हैं वो कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब इन कंपनीज़ को क्या होता है, मल्टीपल इशू करने होते हैं, यानी बार बार अलग अलग टाइप के शेयर वगैरह इशू करती रहती हैं कंपनियां। तो अब जो क्या दिक्कत होती है, इनको बार बार ये अलग अलग प्रोस्पेक्टस ना इशू करें, तो उसके लिए एक ही प्रोस्पेक्टस 1 साल के अंदर इशू कर देती हैं। उस टाइप के प्रोस्पेक्टस को हम बोलेंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब ब्रीफ प्रोस्पेक्टस आता है, एक शॉर्ट समरी होती है मेन प्रोस्पेक्टस की, यानी जो हमारा मेन प्रोस्पेक्टस है उसकी एक शॉर्ट समरी अब ब्रीफ प्रोस्पेक्टस कहलाई जाती है। इसको हम किसके साथ अटैच करते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ना शेयर और डिबेंचर को, उसके साथ अटैच करके दिया जाता है, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो क्विक डिसीजन ले सकें। यानी इसके अंदर शॉर्ट में चीज़ें लिखी हुई होती हैं। डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन नंबर 25 के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है पब्लिक को, ठीक है, इंटरमीडियरीज के थ्रू,
जैसे कि बीच में कोई ब्रोकर आ गया उसके थ्रू बेच रही है। द डॉक्यूमेंट यूज इज ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टस अंडर लॉ। तो जो वो इंटरमीडियरी वगैरह जो डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा है तो उस चीज़ को हम क्या मानेंगे कि वो कंपनी का क्या है, प्रोस्पेक्टस है। भले से वो प्रोस्पेक्टस ना हो बट वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस होगा, यानी कि उसको कानून की नज़र के अंदर प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। अब प्रोस्पेक्टस के अंदर कंटेंट क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, सेक्शन नंबर 26 के अंदर डिफाइन है। एक प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ कहाँ होगा कंपनी का, डायरेक्टर, प्रोमोटर और जितने भी KMP हैं, की मैनेजरियल पर्सन है, उन लोगों की डिटेल, और पर्पस क्या है हमारे बिजनेस उसका, और साइज ऑफ द इशू क्या है, यानी कितने शेयर हम इशू करने वाले हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है कंपनी का, और जितने भी पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो उनकी सारी डिटेल, रिस्क कितना होगा और कितनी सब्सक्रिप्शन मिनिमम चाहिए कंपनी को, और फंड कहाँ कहाँ से ये जो फंड रेस किया जा रहा है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, ऑडिटर की रिपोर्ट और उसकी डिक्लेरेशन उसके अंदर होगी, और एक स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन होगी जो कि कौन देगा, डायरेक्टर देगा उस कंपनी का, ठीक है। वो किस चीज़ की डिक्लेरेशन देगा कि इस कंपनी ने सारी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर चुकी है, अब आप लोग इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कौन देगा, स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन डायरेक्टर देगा। और जितने भी ये स्टेटमेंट हैं सारी, ये जो भी चीज़ें दी गई हैं सारी ट्रू होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और मिसलीडिंग ना हो, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ भी कमी पेशी मानी गई तो जो ऑफिसर है उसी को हम लायबल ठहराएंगे, ठीक है, इस मिस्टेक्स के लिए। अब लीगल इंपॉर्टेंस और लाइबिलिटी क्या है हमारी, सबसे पहले आती है सिविल लाइबिलिटी जो कि सेक्शन नंबर 35 के अंदर डिफाइंड है। अगर किसी भी प्रोस्पेक्टस के अंदर फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है तो जो इन्वेस्टर जिसको लॉस हुआ है तो वो क्या कर सकता है, कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है अपनी कंपनसेशन के लिए। और क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है हमारी सेक्शन नंबर 34 के अंदर। अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई अनट्रू स्टेटमेंट उन्होंने जानकर दी है, ठीक है ना, और मतलब जानकर कुछ चीज़ गलत झूठ लिख दी, तो जो कंपनी है और कंपनी के जो ऑफिसर हैं उनको इसके बदले फाइन्स भी पे करने पड़ सकते हैं और उसके बदले उन लोगों को जेल भी हो सकती है। और डायरेक्टर और प्रमोटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, जो भी डिस्क्लोजर कंपनी दे रही है वो सारी चीज़ें एक्यूरेट हों और सच्ची हों। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारी डायरेक्टर और प्रमोटर्स की। और अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट है, यानी कि कोई झूठी स्टेटमेंट है या फिर कुछ गलती लिखी हुई है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि मिस स्टेटमेंट है। तो इस चीज़ से क्या हो सकता है, इन्वेस्टर के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है क्या नाम है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ गलत लिखी हुई थी और उसने वो सही समझ के कर चुका था, तो वो कैंसिल भी कर सकता है। और क्लेम डैमेजेस, और अगर उस चीज़ से उसको नुकसान हुआ तो वो उसके बदले में डैमेजेस क्लेम भी कर सकता है, यानी वो कंपनी को स्यू कर सकता है कि आप मुझे इसके बदले में क्या करो, कंपनसेट करो, पैसा दो। कि केस लॉ इसका दे रखा है डेरी वर्सेस पीक का 1889 के अंदर जो होता, तो कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ था कि उनके पास परमिशन है कंपनी के पास कि वो स्टीम ट्रैम्प्स को ऑपरेट कर सकें, बट ये परमिशन उन लोगों को नहीं दी गई थी। और क्योंकि कंपनी ने जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होंगी वो पूरी नहीं की होंगी तो इन लोगों को वो चीज़ परमिशन नहीं दी। तो फिर बाद में क्या हुआ था, कोर्ट ने कंपनी को क्या बोला था कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी है और फ्रॉडलेंटली दे रखी है, ये चीज़ जो आपने दे रखी है, अपने मिस स्टेटमेंट दे रखी है ये कि आप स्टीम ट्रैम्प्स को ऑपरेट कर सकते हो, ये बात झूठ है। तो जितने भी मतलब लोगों को नुकसान हुआ है इस चीज़ की वजह से, जिन्होंने इसी चक्कर में आप में इन्वेस्ट करा, उन लोगों को आपको डैमेजेस पे करने होंगे, ठीक है। अब ये डिफरेंस है हमारा प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस के में। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट करती है कि आकर हमारे शेयर खरीदो, तो वो उस टाइप का डॉक्यूमेंट क्या कहलाया जाता है, प्रोस्पेक्टस। और इसके अंदर स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर पब्लिक कंपनी पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर रही होती। इसका मेन पर्पज़ होता है कि सब्सक्राइब करवाना अपने शेयर, इसका मेन पर्पज़ होता है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना। और इसके अंदर डिटेल फाइनेंशियल रिस्क और सारा रिस्क डेटा होता है, इसके अंदर लिमिटेड फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा होता है, और ये मैंडेटरी है अगर पब्लिक इशू आप कर रहे हो। और अगर आप पब्लिक इशू नहीं कर रहे तब भी रिक्वायर्ड है आपकी स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस को सेक्शन नंबर 31 के अच्छे से समझते हैं, 2013 के अंदर डिफाइंड है। एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो कोई कंपनीज इशू करती हैं, जो कि ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं ना, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह, जिनको अलग अलग इशूज़ ऑफ सिक्योरिटी करना पड़ता है 1 साल के अंदर अंदर बार बार, तो वो बार बार इशू करने की जगह एक ही प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं उस टाइप के। इस
प्रोस्पेक्टस को हम बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये एक टाइप का हमारा मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी को ये चीज़ अलाउ कर देता है कि जब आप एक से ज़्यादा सिक्योरिटी इशू कर रहे हो एक साल के अंदर, तो आप एक ही सिंगल प्रोस्पेक्टस से कर सकते हो। ठीक है, अब ये कौन कौन इशू कर सकता है? जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं वो, जितनी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो, सेबी रजिस्टर्ड कंपनी, पहले उन लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा फिर कर सकती हैं। और जो कंपनी इशू कर रही है नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, वो भी इस चीज़ को इशू कर सकती हैं। फीचर्स क्या क्या होंगे? ये 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है। जैसे आपने फर्स्ट इशू करा, जैसे आज की डेट को आपने फर्स्ट इशू करा, तो अगले साल की आज की डेट तक आपका ये वैलिड रहेगा। इसके अंदर हर नए इशू के लिए आपको नए प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं होती, और हर इशू से पहले कंपनी को अपने इन्फॉर्मेशन द कंपनी मस्ट फाइल एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम विद द रजिस्टर्ड। और मतलब हर इशू से पहले कंपनी जो है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देगी किसको? रजिस्ट्रार को, जिसके अंदर जो भी अपडेट्स हैं कंपनी के बारे में वो सारी चीज़ें देगी। बस ये करना होता है। अब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अपडेट कर देता है। ठीक है ना, मतलब कि कंपनी को इस बार अभी की जब पिछले इशू से लेकर अब तक फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए कंपनी के अंदर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। और ये कब इशू, कब किस रजिस्ट्रार को कब दिया जाता है? जब हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस देने वाले होते हैं उससे पहले। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? टाइम और कॉस्ट दोनों बचाता है, और जो बार बार पब्लिक ऑफर्स कंपनी करती हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल। एग्जांपल क्या आ गया? एक फाइनेंशियल कंपनी है, उसने क्या सोचा कि वो बॉन्ड्स इशू करेगी साल के अंदर 3 बार, तो उसके लिए कि वो क्या बना सकती है? एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक बारी में ही बना सकती है, और बार बार इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम उन लोगों को देकर सेकंड और थर्ड इशू के टाइम पर देकर रजिस्ट्रार को वो अपना यही शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि सेक्शन नंबर 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है। एक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इस टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर पूरी डिटेल नहीं होती। उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है डिटेल नहीं होती। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी हमें नहीं पता होता, और नंबर ऑफ शेयर हमें नहीं पता होता। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये जब एक्चुअल पब्लिक ऑफ़र होती है उससे पहले इशू किया जाता है, ताकि हम मार्केट टेस्ट कर सकें और मतलब ये देख सकें कि जो इन्वेस्टर है वो हमारी कंपनी के अंदर कितना पैसा लगाना चाहेंगे। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस के टाइम पर हमारा काम आता है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बस प्राइस और नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ नहीं होता। ये एक्चुअल पब्लिक इशू से पहले किया जाता है। तो जब बुक बिल्डिंग प्रोसेस हमारा हो जाता है तो जो जितनी भी फाइनल डिटेल्स हैं वो हम सेबी और आरओसी को क्या कर देते हैं? फील्ड कर देते हैं, यानी उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो भी होती हैं। और जितनी भी कंपनी आईपीओ पहली बार कर रही है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहली बार कंपनीज अपने शेयर मार्केट में ला रही हैं, ये वही कंपनी ज़्यादातर यूज़ करती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? जैसे ही इसकी प्राइस और क्वांटिटी फाइनलाइज हो जाती है तो कंपनी को एक फाइनल प्रोस्पेक्टस सेबी और आरओसी को देना पड़ता है। ठीक है, जब आप पब्लिक ऑफर करते हो उससे पहले ही आप डिसाइड करके सेबी और आरओसी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हो कि मतलब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, फाइल कर देते हो वो चीज़ें। एडवांटेजेस क्या है? इससे आपको मार्केट डिमांड और प्राइस का अंदाज़ा हो जाता है कि कितने लोग हमारे चीज़ के कितने पैसे देने को तैयार हैं। और ये हमारी कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है प्राइसिंग के मामले में, कि हम अपना कुछ भी डिसाइड कर सकें। मान लीजिए कंपनी को शेयर इशू करने हैं आईपीओ के थ्रू, तो सबसे पहले उसने अपना रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस निकाल लिया जिसके अंदर प्राइस बैंड 100 से 120 पर शेयर था उनका। तो जब उनको बिड मिली तो कंपनी को पता लग गया कि मतलब कि 115 तक में हमारा शेयर ख़रीद लिया जा सकता है। तो कंपनी ने जो अपना शेयर प्राइस निकाला वो 115 रुपये निकाला। ठीक है, अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस डिफाइन है हमारा सेक्शन 31 में, रेड हेयरिंग सेक्शन नंबर 32 में। इसके अंदर बहुत सारे जब हमें इशू करने होते हैं तो उसके बदले में एक सिंगल प्रोस्पेक्टस यूज़ करते हैं। इसके अंदर प्राइस डिस्कवरी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हम आईपीओ करते हैं इसके अंदर प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर नहीं होती। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लिस्टेड कंपनी करती हैं और इसको कोई भी कंपनी कर सकती है अपने आईपीओ के टाइम पर। ठीक है, इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की होती है। इसकी वैलिडिटी तब तक होती है जब तक फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं किया जाता। इसके अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसके अंदर इसके बाद आपको फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। जब आपका प्राइस फिक्स्ड हो जाता है तो आपको एक क्या करना पड़ता है? फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। इसके अंदर ये लास्ट के अंदर यूज़ केसेस थे। ठीक है, कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। अब मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि जब भी कोई झूठी
फॉल्स, अनट्रू या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रखी होती है, जिससे मतलब हमारी जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो छुप रही हो, ठीक है, और जिससे इन्वेस्टर का डिसीजन बदल जाए, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट ने 2013 ने ये चीज़ डिफाइन करी है, अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी फॉल्स या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट होती है या फिर ओमिशन होता है किसी मटेरियल फैक्ट का, यानी कि जो चीज़ ज़रूरी थी और वो चीज़ नहीं लिखी, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट है, और कंपनी को या फिर कंपनी के ऑफिसर्स को लायबल ठहराया जाएगा इसके बदले में, इस मिस स्टेटमेंट के बदले में। अब अलग अलग टाइप की मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं। अनट्रू स्टेटमेंट हो सकती है, यानी कि कोई से भी ऐसा सच था जो कि मतलब उसके अंदर झूठे तरीके से लिख दिया या फिर पार्शियली झूठा लिख दिया, यानी आधा सच आधा झूठ लिख दिया, तो इस टाइप की स्टेटमेंट को हम बोलेंगे अनट्रू स्टेटमेंट। यानी एक कंपनी क्लेम कर रही है कि उसने गवर्नमेंट अप्रूवल रिसीव कर लिया बट उसने नहीं करा, तो ये तो झूठी बात हो गई नहीं, इस टाइप को बोलेंगे हम अनट्रू स्टेटमेंट। ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट किस चीज़ को बोलेंगे, जब कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उस चीज़ को हमने नहीं लिखा, जिससे प्रोस्पेक्टस बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हो गया। मान लीजिए आपकी कंपनी पर कोई लीगल केस चल रहा था जिससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता, तो आपने वो चीज़ नहीं लिखी अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मिस स्टेटमेंट के, जैसे ही मिस स्टेटमेंट हो सकती है, मिस स्टेटमेंट हुई प्रोस्पेक्टस की, तो इसकी वजह से सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी और रेमेडीज फॉर इन्वेस्टर अप्लाई हो जाती हैं। तो सबसे पहले आती है सिविल लाइबिलिटी। सिविल कैन हेल्ड सिविल लाइबिलिटी इंक्लूड। अब सिविल लाइबल कौन हो सकते हैं? सिविल लाइबल कंपनी हो सकती है, कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर हो सकते हैं, और वो इंसान हो सकता है जो ऑथराइज है प्रोस्पेक्टस के इशू करने में, और जितने भी एक्सपर्ट हैं जैसे ऑडिटर या फिर वैल्यूअर, ठीक है, जिन लोगों की रिपोर्ट इस चीज़ के अंदर आनी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर, वो सारे लोग इसके अंदर इंक्लूड होंगे। एक इन्वेस्टर जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है अगर उसको लॉस हुआ है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी जिसकी वजह से किसी इन्वेस्टर का नुकसान हो गया, तो उसके बदले में वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है और रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी उसने अपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है शेयर्स की उस चीज़ को वो कैंसिल कर सकता है, ठीक है। और क्रिमिनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर मिस स्टेटमेंट हुई है, यानी कि जानकर की गई है, डेलिब्रेटली की गई है, या फिर धोखा देने के पर्पज से ही की गई है, तो जो भी पर्सन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, यानी उसको 10 साल की जेल भी हो सकती है या फिर फाइन भी उसको जमा करना पड़ सकता है, यानी कि जितना भी फ्रॉड के अंदर अमाउंट इन्वॉल्व हो उतना ही उसके ऊपर फाइन लगेगा, और 3 टाइम्स तक भी हो सकता है, यानी अगर 5 लाख का फ्रॉड हुआ है तो उसके ऊपर 15 लाख तक का भी फाइन पड़ सकता है। और डिफेंस क्या क्या अवेलेबल हो उस इंसान पर जो अक्यूज पर्सन है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी डायरेक्टर है या फिर एक्सपर्ट है, वो इफ़ दे कैन प्रूव, अगर वो लायबल नहीं कहलाएगा अगर वो ये चीज़ प्रूव कर दे, क्या नाम है, दे विड्रॉ देयर कंसेंट बिफोर द प्रोस्पेक्टस वॉज इशू, यानी वो ये चीज़ बोल दें कि मतलब जब प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था उससे पहले ही उन लोगों ने अगर अपनी कंसेंट जो थी, जो इजाज़त उन्होंने दे रखी थी, अगर वो चीज़ वापस ले ली तो क्या होगा, वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। अगर वो ये चीज़ बिलीव करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, और मतलब वो चीज़ अनट्रू नहीं थी, तब भी वो लोग लायबल नहीं कहलाए जाएंगे। और जब वो स्टेटमेंट जो दी गई थी वो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट द्वारा दी गई थी, ठीक है ना, और उनको वो लगता था कि ये रीजनेबली बिलीव करते थे कि ये जो चीज़ है वो क्या है, एक्यूरेट है, तब भी उन लोगों को इस चीज़ का डिफेंस अवेलेबल है। और जब उनको ओमिशन या फिर मिस स्टेटमेंट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, तब भी उन लोगों के पास ये डिफेंस अवेलेबल है, ठीक है। और जो इन्वेस्टर हैं जिनका नुकसान हुआ है और इस मिस स्टेटमेंट की वजह से, उनको क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, उनको ये चीज़ अवेलेबल है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और अगर उनको कुछ भी नुकसान हुआ उसके बदले में वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि मतलब हमारे ये नुकसान की भरपाई करो। और इसका इंपॉर्टेंट केस लो वही आ गया जो हमने ऊपर देखा था, डेरी वर्सेस पीक 1889 के अंदर जो हुआ था कि स्टीम पावर्ड वाला, वही सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो मिस स्टेटमेंट क्या होती है, कोई भी फॉल्स या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ठीक है, वो मिस स्टेटमेंट कहलाई जाती है, यानी कि ये जो हमने ऊपर पढ़ी है उसकी शॉर्ट समरी यहाँ पर आपको गिवन है। अब बुक बिल्डिंग क्या होती है, बुक बिल्डिंग एक मॉडर्न मेथड है प्राइस डिस्कवरी का, क्योंकि अपने शेयर का प्राइस क्या रखना चाहिए उस चीज़ का मॉडर्न मेथड है। और ये जब हम पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स करते हैं, यानी कि जब हम इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालते हैं, फर्स्ट टाइम अपना शेयर निकालते हैं, आईपीओ करते हैं, तब इस चीज़ का जो है यूज़ किया जाता है। तो हम इसके अंदर एडवांस के अंदर प्राइस फिक्स करने के बजाय हम क्या करते हैं कि हम एक प्राइस रेंज दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस बैंड, जैसे कि 100 से 120 या फिर 100 से 200
एक प्राइस बैंड हम दे देते हैं और इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारे शेयर्स के लिए बिड करोगे, आप लोग कितने रुपए का ख़रीदना चाहोगे। तो जैसे ही हमें उसकी बिड्स मिलती हैं तो कंपनी ये डिटरमाइन कर लेती है कि इसका फाइनल प्राइस क्या होने वाला है। तो उस हिसाब से कंपनी क्या है अपने शेयर निकालती है मार्केट के अंदर। तो बुक बिल्डिंग से हमें इस चीज़ में हेल्प मिलती है कि हमें फेयर मार्केट प्राइस पता करने में हमें मदद मिलती है कि कितनी डिमांड है और क्या हमारी सप्लाई रहने वाली है। इसके हिसाब से हम अपनी चीज़ का जो है प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, अपने शेयर्स का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। अब लीगल बेकिंग क्या है, ये सेबी द्वारा गवर्न की जाती है। इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर ये चीज़ गवर्न की जाती है और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कंपनी एक्ट 2013, जो आईपीओ और एफपीओ, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड एफपीओ क्या होता है आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के अंदर रिकॉग्नाइज है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले आप इंटरमीडिएट्स क्या करोगे, अपॉइंट करोगे। कंपनी कोई भी मर्चेंट बैंकर या फिर बुक रनर जो भी होते हैं उन या फिर किसी भी इंटरमीडिएट्स को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी और उसके बाद एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालेगी। ठीक है, वो अपने प्रोस्पेक्टस निकालेगी और वो सेबी को फाइल करेगी। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होंगी, बस उसके अंदर फाइनल प्राइस नहीं लिखे होंगे और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखे होंगे। और उसके अंदर एक प्राइस बैंड भी वो अनाउंस करेगी, यानी फ्लोर प्राइस बताएगी जो कि सबसे लोएस्ट प्राइस होगा और एक कैप प्राइस बताएगी जो सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा, जो कि चीज़ क्या होती है, फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल 100 से 120, तो 100 क्या हो गया, फ्लोर प्राइस हो गया और 120 क्या हो गया, आपका कैप प्राइस हो गया। फिर बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जो इन्वेस्टर आएंगे वो अपने हिसाब से अपनी प्राइस बिड रखेंगे कि इतने का ख़रीदना चाहूँगा मैं, इतने का ख़रीदना चाहूँगा, और वो क्वांटिटी भी मेंशन करेंगे कि वो लोग कितनी क्वांटिटी ख़रीदना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा, बुक इज़ बिल्ड, यानी कि जो मर्चेंट बैंकर है वो सारी बिट्स को रिकॉर्ड कर लेगा इलेक्ट्रॉनिकली अपने पास और एक बुक बना लेगा। ठीक है, जिसके अंदर प्राइस, कितने प्राइस लेवल पर कितने लोगों ने शेयर खरीदा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होंगी। फिर हम करेंगे प्राइस डिस्कवरी। जैसे ही बिडिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो कंपनी जितनी भी डिमांड आई थी उस चीज़ को क्या करेगी, एनालाइज करेगी और वो ये चीज़ देखेगी कौन सा ऐसा प्राइस है जिस पर सबसे ज़्यादा शेयर खरीदे गए हैं और उसी को वो क्या बोल देगी, यही होने वाला है हमारा इशू प्राइस। मान लीजिए 115 एक ऐसा प्राइस था जिस पर सबसे ज़्यादा शेयर खरीदे गए, तो कंपनी क्या डिसाइड कर लेगी कि 115 रुपये का हमारा शेयर होने वाला है। फिर 115 रुपये का शेयर करके कंपनी अलॉटमेंट कर देगी उस चीज़ की, इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे कट ऑफ प्राइस के ऊपर 115 रुपये के ऊपर, और कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाकर लिस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बुक बिल्डिंग होती है। अब अलग अलग टाइप की बुक बिल्डिंग होती है। सबसे पहले आता है 75% बुक बिल्डिंग, यानी कि इसके अंदर जो 75% जो इशू होता है वो बुक बिल्डिंग के थ्रू ही होता है और जो रिमेनिंग 25% होता है वो एक फिक्स प्राइस के थ्रू ऑफर किया जाता है। और 100% बुक बिल्डिंग का मतलब होता है जब पूरा ही इशू बुक बिल्डिंग के थ्रू किया जाए, और ये ज़्यादातर कॉमन कहाँ पर है, हमारे आईपीओस के अंदर कॉमन है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं बुक बिल्डिंग के, कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए। कंपनी के लिए ये फ़ायदा, उनके अच्छे प्राइस डिस्कवरी उनकी हो जाती है, मार्केट ड्राइवन प्राइसिंग वो रख सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट प्रोसेस है कंपनीज़ के लिए। और इन्वेस्टर के लिए क्या है, वो अपनी बिड और प्रेफर्ड प्राइस अपने हिसाब से रख सकते हैं और इसके अंदर डिमांड एंड प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती है और इसके अंदर फेयर वैल्यूएशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कंपैरिजन क्या क्या हो गया बुक बिल्डिंग फिक्स प्राइस इशू के अंदर, इसके अंदर बिट्स के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है। इसके अंदर प्राइस ऑलरेडी फिक्स होता है। इसके अंदर डिमांड जो है विजिबल होती है बिडिंग के टाइम पर। इसके अंदर डिमांड जो है क्लोजर के टाइम पर हमें पता लगती है। इसके अंदर इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्राइसिंग के अंदर, इन्वेस्टर भी अपना रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। जो इन्वेस्टर होते हैं बस उनको जिस अमाउंट पे दी जाती है उस अमाउंट पे वो लोग खरीद लेते हैं। और आईपीओ का किसके अंदर यूज़ किया जाता है, जब लार्ज इशू करना हो तब बुक बिल्डिंग का यूज़ किया जाता है और जब स्मॉल इशू करना हो तो फिक्स प्राइस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एक कंपनी ने अपना आईपीओ इशू करा जिसका प्राइस बैंड रखा 90 से 100 के बीच में और इन्वेस्टर ए ने 100 शेयर खरीदा 90 रुपये के, इन्वेस्टर बी ने 200 शेयर खरीदे 95 रुपीज़ के और इन्वेस्टर सी ने 300 शेयर खरीदे 100 रुपये के। ठीक है, तो जो टोटल डिमांड आई तो कंपनी उस हिसाब से फाइनल प्राइस सेट करेगी जो कि 95 या फिर 100 होगा। ठीक है, कि कौन से नंबर शेयर ज़्यादा खरीदे गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 100 शेयर खरीदे गए, 300 शेयर खरीदे गए 100 रुपये पे, तो हम 300 रुपये का रख देंगे। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऐसा प्रोसेस है जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर लेती है कि ये पोटेंशियल शेयर होल्डर है, इन्होंने एप्लीकेशन दी है शेयर खरीदने की, और जब वो रिसीव कर लेती है तो उनको बाद में शेयर जो है वो अलॉट कर देती है, यानी उन लोगों को अपनी कंपनी के शेयर दे देती है। इससे क्या होता है, कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपने शेयर खरीद लिया हमारी कंपनी के और अब हमारी कंपनी के क्या हो, शेयर होल्डर हो। अब अलॉटमेंट होता क्यों है,
मतलब कब होता है, तो जब कंपनी इशू कर देती है अपने प्रोस्पेक्टस और सारी शेयर एप्लीकेशन उन्हें रिसीव हो चुकी होती हैं, तो कितने शेयर्स किस एप्लीकेंट को देने हैं, वो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, कि कितने शेयर किस लोगों को मिलेंगे। अब इसके अंदर वैलिड अलॉटमेंट के लिए लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले आपको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है। पहले आपको जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक है, वहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, उसके बाद आप अलॉटमेंट कर सकते हो। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिसाइड किया गया है कि एक कंपनी को एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफर रिसीव होनी चाहिए। यानी कि अगर 10 लाख की उन्होंने शेयर इशू करने हैं तो 9 लाख रुपए उनको रिसीव होने चाहिए, तभी वो आगे अलॉट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इसके अंदर डिफाइंड है सेक्शन नंबर 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एप्लीकेशन मनी आता है कि कंपनी को 5% ऑफ फेस वैल्यू रिसीव होनी चाहिए एज पर सेबी रूल्स। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 4 के अंदर डिसाइड है कि कंपनी एक क्या फाइल करेगी, रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल करेगी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास। फॉर्म नंबर PS3 के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी, रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल करेगी। और सेबी की गाइडलाइंस जितने भी हैं, जो भी लिस्टेड कंपनी है, उनको जितने भी एडिशनल रूल हैं अलॉटमेंट के टाइमिंग से रिलेटेड, रिफंड के से रिलेटेड, डिस्क्लोजर से रिलेटेड, सेबी गाइडलाइंस के अंदर जो दे रखे हैं, वो सब चीज़ें भी साथ साथ माननी पड़ती हैं। अब अलग अलग टाइप की अलॉटमेंट आती है। फर्स्ट अलॉटमेंट आती है जब कंपनी फर्स्ट इशू करती है पब्लिक को अपने शेयर का। बोनस अलॉटमेंट उसे कहते हैं जब कंपनी फ्री शेयर देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, प्रॉफिट में से निकाल के, उसको बोनस अलॉटमेंट कहते हैं। राइट अलॉटमेंट कहते हैं कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब अपने शेयर ऑफर करते हैं, मतलब उनकी फोल्डिंग के हिसाब से, यानी कि अगर उनके पास 2 शेयर है तो हम एक अपने पास से देते हैं कम प्राइस के ऊपर, इसको बोलते हैं हम राइट अलॉटमेंट। अब फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है जब हम किसी भी शेयर होल्डर के शेयर जो है कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जब भी वो या तो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाते या कॉल मनी नहीं दे पाता टाइम के अंदर अंदर, तो हम उसके शेयर क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, फोर फीचर ऑफ शेयर। ये एक तरीके की पेनल्टी होती है उन लोगों पर, उन शेयर होल्डर पर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर है वो अपनी ओनरशिप लूज़ कर देते हैं, और जो भी अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं वो चीज़ उनकी चली जाती है कंपनी के पास। अब कंडीशन क्या क्या है फोर्थ फीचर के लिए, सबसे पहले आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो कंपनी के अंदर ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, उनके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि कंपनी के पास क्या है, पावर टू फॉरफीट है शेयर की, कि वो मतलब शेयर क्या कर सकते हैं, फॉरफीट कर सकते हैं, इस चीज़ की पावर है कंपनी के पास। और डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, और शेयर होल्डर, दूसरी कंडीशन ये है कि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी ना दिया हो या फिर कॉल मनी ना दिया हो नोटिस देने के बाद भी। ठीक है, तब हम फोर फीचर कर सकते हैं। तो पहले प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, यानी 14 दिन पहले हमें नोटिस देना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि इन 14 दिन के अंदर आप पैसे जमा कर दो, वरना आपके शेयर क्या है, फॉरफीट कर लिए जाएंगे। और उसके अंदर अमाउंट भी लिखी होनी चाहिए और इंटेंशन भी लिखी होनी चाहिए, यानी ये भी लिखा होना चाहिए कि इतने रुपए के आपके शेयर है, 1 लाख के आपके शेयर है, आप दे दो पैसे, वरना आपका जो भी आपने अमाउंट पे कर रखी है वो फॉरफीट कर ली जाएगी कंपनी द्वारा। और बोर्ड रेजोल्यूशन आपको एक पास कराना पड़ता है, मतलब फोर फीचर से पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो आपके एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद आप फोर फीचर कर सकते हो। अब इफेक्ट क्या क्या होते हैं फोर फीचर के, तो इससे क्या होता है, जो शेयर होल्डर हैं सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी फॉर दो शेयर द कंपनी ऑलरेडी पेड ऑन फॉरफिटेड शेयर इज नॉट रिफंडेड, यानी जो भी कंपनी ने पैसा मिल चुका होता है ऑलरेडी, मान लीजिए जो वो एप्लीकेशन पे पैसा देकर आ चुके हैं, तो वो चीज़ उन लोगों को वापस नहीं दी जाती। और कंपनी जो है ये जो शेयर फॉरफिट कर लिए हैं इनको दोबारा नए लोगों को इशू कर सकती है, जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनको दोबारा इशू कर सकती है। अब री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर किया जा सकता है, यानी कि अब हम अपनी मर्जी के हिसाब से जिस भी प्राइस के वो फॉरफिट कर लिए गए हैं उसको दोबारा री इशू कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम डिस्काउंट पर भी उन चीज़ों को री इशू कर सकते हैं। तो जो टोटल डिस्काउंट है वो हमारा अमाउंट फॉरफिटेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए हम डिस्काउंट तो दे सकते हैं, बट जितने फॉरफिटेड अमाउंट है उसके अंदर ही अंदर के डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। ठीक है, अब अलॉटमेंट और फोर फीचर के अंदर डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, ये आप रीड कर सकते हो, ये मैं दोनों चीज़ आपको समझा कर आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं। अब स्वेट इक्विटी शेयर हमारे होते क्या हैं, स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो एक कंपनी इशू करती है अपने डायरेक्टर्स को या फिर एम्प्लॉय को, या तो डिस्काउंट पर या फिर किसी कंसिडरेशन पर कैश के बदले, या फिर एज अ रिवार्ड। ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं।
इसके अंदर वो प्रोवाइडिंग नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वैल्यू एडिशन, तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर। क्योंकि ये चीज़ जो है किसी चीज़ के रिफंड में, मतलब रिटर्न में दी जाती है, यानी उनके एफर्ट या फिर नॉलेज के रिटर्न में दी जाती हैं मनी के बदले, यानी मनी के बदले हम उनको बोनस की जगह क्या दे रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं। ठीक है, अब लीगल प्रोविजन क्या है, लीगल प्रोविजन जो है स्वेट इक्विटी शेयर का, वो दे रखा है आपका सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या है, बहुत प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों कर सकती हैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू। और जो ये किन लोगों को इशू किए जा सकते हैं, सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय को, जो आपके भले से इंडिया के अंदर हो या फिर बाहर हो, वो मतलब नहीं है, बट जो आपके परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको आप इशू कर सकते हो। और जो भी डायरेक्टर हैं, भले से होल टाइम के लिए हो या फिर नहीं हो, उन लोगों को भी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। और ये जो शेयर हैं ये इशू किए जा सकते हैं टेक्निकल नो हाउ के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए और वैल्यू एडिशन करने के लिए कंपनी की। ठीक है, और कंडीशंस क्या क्या हैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए। एक कंपनी तभी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है अगर वो ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है। सबसे पहले तो उसको एक जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, और उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर सारी चीज़ें आपकी लिखी होंगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स होने वाले हैं, उनका करंट मार्केट प्राइस क्या होने वाला है, और क्लास ऑफ अ पर्सन कौन होने वाले हैं जिनको वो दिए जाएंगे, और कंसिडरेशन क्या होगी उसके बदले, और कंपनी को और कंपनी जो है उसकी एग्जिस्टेंस 1 साल की हो, यानी कि 1 साल के मतलब आज बनी है कंपनी तो 1 साल बाद कर सकती है वो इशू, अपने पहले साल के अंदर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। और मैक्सिमम लिमिट क्या है स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की, जितनी पेड अप कैपिटल है उसका 15% 1 साल के अंदर कर सकती है, या फिर 5 करोड़, या इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो कर सकती है, या तो पेड अप कैपिटल का 15% या फिर 5 करोड़, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा है वो चीज़ कर सकती है, बट 25% से ज़्यादा नहीं कर सकती। ये मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी, 25%। और जो स्टार्टअप्स हैं उनको 50% तक का अलाउड है 10 साल तक के लिए। ठीक है, मैक्सिमम 10 साल तक के लिए 50% तक का अलाउड है, उससे ज़्यादा का नहीं। और जो शेयर हैं वो एज़ पर वैल्यूएशन जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उसके द्वारा किए जाने चाहिए। और जो स्वेट इक्विटी शेयर है उनका लॉक इन पीरियड कितने साल का होना चाहिए, 3 साल का होने चाहिए, कि मतलब वो 3 साल से पहले पहले ना ही बेच सकते ना ही ट्रांसफ़र कर सकते इन स्वेट इक्विटी शेयर्स को। अब कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर इशू क्यों करती है, तो पहले तो ये अपने एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर्स को रिवार्ड देने के लिए, जो भी उन्होंने सर्विसेज की हैं उसके लिए, और जो टैलेंटेड इंडिविजुअल है वो हमारी कंपनी के अंदर रुके रहें, इस वजह से ये चीज़ करती है। और कैश को कंजर्व करने के लिए, कि मतलब जो भी स्टार्टअप्स या फिर टेक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और जो हमारे लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, इनोवेशन या फिर प्रोप्राइटरी एसेट जो है कंपनी का, उन लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है। तो स्वेट इक्विटी शेयर और ईसोप के अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर फ़र्क क्या होता है, ये नॉन कैश होता है और इसके अंदर कैश इंक्लूड होगा। ये इमीडिएटली दिया जाता है एज अ रिवार्ड, ये एक वेस्टिंग पीरियड के बाद दिया जाता है। ये डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और इसके अंदर कोई प्राइस भले से कभी कभी नहीं दिया जाता, इसके अंदर फिक्स प्राइस होता है जो एम्प्लॉय द्वारा डिसाइड किया जाता है और दिया जाता है। इसके लिए 3 ईयर है मैंडेटरी, और ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है, और ये सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन बी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2003 के अंदर डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एक स्टार्टअप कंपनी है और जिनका एक डेवलपर है जो उन्होंने जिसके मतलब जिसने एक वैल्यूएबल ऐप बनाया है कंपनी के लिए, ठीक है, तो उसको 5 लाख कैश देने की बजाय कंपनी ने उसको स्वेट इक्विटी शेयर दे दिए 5 लाख रुपए के एज अ मतलब रिवॉर्ड उस इंसान को। ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर बोलेंगे। अब ईसोप क्या होता है, हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है। ईसोप एक टाइप का एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम होती है जो कंपनी ऑफर करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, कि वो हमारी कंपनी के ही शेयर खरीद लें एक कम प्राइस पर, यानी जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पर शेयर खरीद लें एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ठीक है, ये भी मतलब एक तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड करने के लिए या फिर रिटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो भी हमारी कंपनी के ओनर बन जाए या फिर शेयर होल्डर बन जाए हमारी कंपनी के अंदर ही। तो लीगल प्रोविजन जो क्या है इसके, सेक्शन नंबर 62 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन बी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन बी, अ कंपनी कैन इशू स्टॉक ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी स्टॉक ऑप्शन अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पहले क्या पास करवाना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। ठीक है, जिसके अंदर सारे रूल्स और कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड होंगी। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं लिस्टेड कंपनीज़ हैं, तो
उनको सेबी की यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 को पहले सारी फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ कर सकती हैं। तो इसके अंदर की टर्म क्या क्या है? ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है ऑफरिंग द ऑप्शन टू बाय शेयर टू एन एम्प्लॉय, यानी कि वो ये ऑप्शन देना कि मतलब जो शेयर है आप खरीद सकते हो हमारी कंपनी का, एम्प्लॉय को ये चीज़ ऑप्शन देना, इसको क्या बोलेंगे? ग्रांट। वेस्टिंग क्या होता है? अर्निंग द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ओवर टाइम, कि मतलब आप ये जो ऑप्शन है कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, इसको वेस्टिंग बोलते हैं। और वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? ये वो टाइम होता है कि जो एम्प्लॉय को वेट करना पड़ता है कि कम से कम 1 साल का होता है कि वो इस ऑप्शन को क्या कर लें? एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि शेयर खरीद लेना, जैसे ही वेस्टिंग पीरियड एंड होता है तो उस टाइम पर शेयर खरीद लेना, इसको बोलते हैं हम एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिसके ऊपर एम्प्लॉय शेयर खरीदेगा उस चीज़ को हम बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस। अब प्रोसेस क्या होता है ईसॉप का? सबसे पहले हमें बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होगी कि जो है कंपनी जो है वो अगर ईसॉप करना है तो सबसे पहले बोर्ड की अप्रूवल लेगी, फिर अपने शेयर होल्डर की अप्रूवल लेगी, फिर ग्रांट ऑप्शन देगी यानी अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को देगी कि आप लोग शेयर खरीद सकते हो। फिर एक वेस्टिंग पीरियड होगा कि मतलब तब तक आप वेट करो, उसके बाद ही आप ये मतलब हमारे शेयर्स खरीद सकते हो। फिर जब वो वेस्टिंग पीरियड एंड हो जाएगा तो वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, यानी कि वो अपने शेयर खरीद लेंगे। और फिर उसके बाद जब वो बाय कर लेंगे तो उनको हम शेयर अलॉट कर देंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो जाएगा। तो एलिजिबल कौन कौन है? तो जितने भी परमानेंट एम्प्लॉय हो, भले से इंडिया के हो या फिर अब्रॉड के हों। डायरेक्टर, इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होंगे, उसके अलावा जितने भी डायरेक्टर हैं इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। और जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे होल्डिंग या फिर सब्सिडरीज कंपनी के, वो लोग भी एलिजिबल होंगे। ठीक है। इसके अंदर प्रमोटर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते। एडवांटेजेस क्या क्या हैं एम्प्लॉयज़ के लिए? कि उनको ओनरशिप मिल जाती है कंपनी की, और प्रॉफिट इंक्रीज हो, उनको प्रॉफिट मिलता रहता है जैसे जैसे शेयर प्राइस इंक्रीज होता रहता है। और उनको लॉन्ग टर्म एसोसिएशन इंकरेज हो जाती है उन लोगों की। और कंपनी के लिए ये फ़ायदा है कि उनका टैलेंट उनके अंदर अट्रैक्ट होता है और रिटेन रहता है, यानी कि जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है वो कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होगा और कंपनी के अंदर रुका रहेगा। और ये एम्प्लॉय की मोटिवेशन और परफॉर्मेंस बढ़ाएगी और कैश आउटफ्लो क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। ठीक है। अब लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? यानी वेस्टिंग पीरियड जो है कम से कम 1 साल का होना चाहिए। और दूसरा लॉक इन पीरियड होना चाहिए कंपनी की ईसॉप पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और कंपनी जो है ईसॉप इशू नहीं कर सकती फेस वैल्यू से भी कम पर। ठीक है। जो फेस वैल्यू है उससे कम पर कोई डिस्काउंट देकर इशू नहीं कर सकती, अनलेस कुछ परमिशन उसको मिली हुई हो, वो नहीं कर सकती। ठीक है। ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर मैं ऊपर भी डिफरेंस बताकर आ चुका हूँ, ये अगेन डिफरेंस आ चुका है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या दे रखा है? कंपनी ने ग्रांट करा कि 100 ईसॉप देगी एक एम्प्लॉय को 50 रुपये पर, जो कि एक एक्सरसाइज प्राइस है। और जो मार्केट प्राइस जो हो गया 2 साल बाद वो 120 रुपये का हो गया है। तो कंपनी ने वही ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया, यानी कि अब भले से 120 रुपये का हो, वो आज उसको कितने का देगी? 50 रुपये के हिसाब से ही 100 शेयर देगी, यानी 5,000 रुपये की देगी। तो यानी 5,000 के शेयर, उस 12,000 के शेयर उसको 5,000 में मिल गए, तो उसका फ़ायदा कितना का हो गया? 7,000 रुपये का हो गया। अब बोनस इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? बोनस इशू वो होता है जब कंपनी फ्री शेयर देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, यानी जितनी उनकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उस हिसाब से उनको फ्री शेयर दिए जाते हैं। और फ्री शेयर जो देगी वो या तो अपने रिजर्व्स में से निकाल देगी या फिर सरप्लस में से निकाल के देगी। इसके अंदर कोई फ्रेश फंड नहीं निकाले जाते। इसके अंदर जो कंपनी का अपना प्रॉफिट है उसको शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। और इसकी लीगल प्रोविजंस आपकी क्या क्या दे रखी हैं? सेक्शन 3 दे रखा है, 63 दे रखा है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और ये उन्हीं कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास फ्री रिजर्व्स हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अवेलेबल है। सिर्फ उन्हीं कंपनी के लिए क्या है? ये एप्लीकेबल है। और कंडीशंस क्या क्या है बोनस इशू के लिए? सबसे पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपके ऑथराइज होना चाहिए कि कंपनी आपका बोनस इशू कर सकती है। दूसरी, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो, वरना नहीं। और कंपनी ने डिफ़ॉल्ट ना किया हो किसी भी चीज़ के अंदर, यानी कि डिपॉजिट या फिर इंटरेस्ट की रीपेमेंट के अंदर, स्टैच्यूटरी ड्यूज़ की पेमेंट के अंदर, या फिर डिवेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के अंदर कंपनी ने कुछ डिफ़ॉल्ट ना किया हो, तब वो कंपनी बोनस इशू कर सकती है। और जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं उन्हीं लोगों को कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, उसके अलावा किसी को इशू नहीं कर सकती। और बोनस शेयर का जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? या तो फ्री रिजर्व से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से आपका पैसा आएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये मान लीजिए अगर आपके पास 100 शेयर हैं कंपनी के और कंपनी ने 1-to-1 का बोनस आपको दिया, तो आपको 100 शेयर एडिशनल फॉर फ्री मिल जाएंगे। तो कंपनी बोनस शेयर इशू क्यों करती है? तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कैश की रिवॉर्ड देने की बजाय
मतलब कैश देने के बजाय रिवॉर्ड देने के लिए बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। और जब लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स कंपनी को करनी बढ़ानी होती है तब बोनस इशू किया जाता है। और जब हाई मार्केट प्राइस को एडजस्ट करना हो, ठीक है, तब ये चीज़ की जाती है बोनस इशू। और फर्दर इशू ऑफ शेयर, या फिर जिसको हम राइट इशू या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इन तीनों नाम से किसी भी नाम से आपका क्वेश्चन आ सकता है। फर्दर इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब अब कंपनी अपनी कैपिटल बढ़ाना चाहती है, जब इनिशियल शेयर इशू हो गया और उसके बाद अपनी कैपिटल और बढ़ाना चाहती है, तो वो और ज़्यादा इशू करती है, यानी और फर्दर इशू करती है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो उनको भी, अगर उनको करेगी तो राइट इशू बोला जाएगा। और जो सिलेक्टिव इन्वेस्टर है, सिर्फ अगर उन लोगों को करेगी तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा। और जब सिर्फ जनरल पब्लिक को करेगी तो फ्रेश पब्लिक ऑफर उसको कहा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके लीगल प्रोविजन क्या दे रखे हैं, सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसका लीगल प्रोविजन दे रखा है। अब फर्दर इशू के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो राइट इशू कर सकती है। राइट इशू जो डिफाइंड है आपका सेक्शन नंबर 62 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ई के अंदर आपका डिफाइंड है कि यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जितने भी हैं उनको ऑफर किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से उनको दिए जाते हैं। ठीक है, उनको और नए शेयर दिए जाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब ये उसके पास, शेयर होल्डर के पास और खुद के पास ऑप्शन होते हैं कि वो हो सकता है एक्सेप्ट भी करे, रिजेक्ट भी कर सकता है और रिनाउंस भी कर सकता है, यानी कि किसी और चीज़ को ये राइट ट्रांसफ़र कर सकता है कि मतलब मेरी जगह इसे दे दो। ठीक है, और ये जो है मिनिमम 15 दिन तक के लिए ओपन रहता है और मैक्सिमम 30 दिन के लिए, 15 से 30 दिन के बीच के अंदर आपको ये मैक्स टू मैक्स निपटा लेना होता है, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल 1/4 राइट इशू मीन्स 1 न्यू शेयर इज ऑफर्ड फॉर एवरी 4 हेल्ड, यानी कि 1/4 राइट इशू का मतलब ये होगा कि यानी कि जिसके पास भी 4 शेयर हैं उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एक शेयर और खरीद सकते हो हमारी कंपनी का। तो ये था हमारा राइट इशू। अब आता है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो कि ईसॉप हम ऊपर भी पढ़कर आ चुके हैं, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी के अंदर, जो कि डिफाइंड है। इसके अंदर हम शेयर इशू करते हैं किसको, एम्प्लॉयज़ को, स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर। और इसके अंदर, इसके लिए हमें पहले अपने स्पेशल रेजोल्यूशन एक पास कराना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ हम कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है जो कि सेक्शन नंबर 62 सेक्शन 1 सबसेक्शन सी के अंदर डिफाइंड है कि इसके अंदर जो शेयर इशू करते हैं वो हम सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स को करते हैं या फिर सिलेक्टिव इंस्टीट्यूशन को करते हैं, यानी कि किसी किसी सिलेक्टिव लोगों को हम इशू कर सकते हैं, हर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं करते, कुछ किसी किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको ही करते हैं। और ये चीज़ करने के लिए भी हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। और जितनी भी सेबी की गाइडलाइन है, अगर हमारी कंपनी लिस्टेड है तो वो सारी चीज़ें हमें कंप्लायंस करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी, और उसके बाद हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो राइट इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर अगर हम समझें तो राइट इशू किया जाता है जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके लिए, और ये किया जाता है सिलेक्टिव इंडिविजुअल या फिर सिलेक्टिव एंटिटीज़ के लिए। इसके अंदर बोर्ड और शेयर होल्डर दोनों का अप्रूवल चाहिए और इसके लिए सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन आपको चाहिए। इसको आप रिनाउंस कर सकते हो, किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकते हो, इसको नहीं कर सकते। ये आप डिस्काउंट या फिर फिक्स प्राइस पर भी आप इशू कर सकते हो। इसके अंदर सेबी प्राइसिंग फार्मूला के अंदर के अकॉर्डिंग है आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करनी होती है। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, बायबैक का मतलब होता है जब कंपनी अपने खुद के शेयर दोबारा खरीद ले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, उसको हम क्या बोलते हैं, बायबैक। इससे क्या होता है, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं मार्केट के अंदर उसकी अमाउंट कम हो जाती है, उसके अमाउंट नहीं उसके नंबर्स कम हो जाते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बायबैक। इसके लिए लीगल प्रोविजन जो दे रखे हैं वो सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन नंबर 70 तक दे रखे हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब आप बायबैक कहाँ कहाँ से कर सकते हो, सबसे पहले फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हो, और जो अर्लियर इशू कर रहे हो उससे जो प्रोसीड्स आएंगे आपकी वो उनसे कर सकते हो। बस इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रहे वो सेम काइंड के शेयर ना हो। ठीक है, अब कंडीशंस क्या क्या हैं आपके बायबैक की। सबसे पहले तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये चीज़ ऑथराइज हो, ये चीज़ मेंशन हो, और उसके बाद आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। अगर आपका बायबैक जो है 10% ऑफ पेड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक है तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। अगर 10% से ऊपर गया, ठीक है, और 25% तक है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, वरना बोर्ड रेजोल्यूशन से भी आपका काम चल सकता है अगर 10% से कम है। और ये जो बायबैक है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो बायबैक कंसीडर नहीं किया जाएगा। और डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए आपका बायबैक करने के बाद, 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना बायबैक के लिए आप एलिजिबल नहीं हो गए। और जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं उन्हीं को आप बायबैक कर सकते हो, उनके अलावा किसी शेयर को आप नहीं कर सकते। और आपको बायबैक जो है रेजोल्यूशन
एग्जीक्यूशन के 1 साल के अंदर ही अंदर सारा कर लेना होगा, वरना उसके बाद आपको दोबारा पूरा प्रोसेस करना होगा। और कंपनी जो है वो नए शेयर इशू नहीं कर सकती 6 मंथ तक, ठीक है। जब भी उसने मतलब बायबैक कर लिया तो उसके बाद वो 6 महीने तक नए इशू नहीं कर सकती। सिर्फ बोनस इशू या फिर ईसोप जो है वो इशू कर सकती है बायबैक करने के बाद, वरना जो जनरल पब्लिक को ऑफर दी जाती हैं वो चीज़ नहीं कर सकती। और कंपनी को बायबैक करने के लिए एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, यानी ये बोलना पड़ेगा कि हमारी कंपनी सॉल्वेंट है, हम अभी लुटे नहीं हैं, हमारे पास पैसा है, हम तभी बायबैक कर रहे हैं। तो कंपनी अपने शेयर्स बायबैक क्यों करती है? ताकि ईपीएस बढ़ जाए उस शेयर का, ठीक है, सरप्लस कैश का यूज़ हो जाए और मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाए, मतलब हॉस्टाइल टेक ओवर से प्रिवेंट रहे कंपनी। इस वजह से कंपनी क्या करती है? बायबैक करती है शेयर का। अब स्प्लिट ऑफ शेयर्स का क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि जब कंपनी एक शेयर को स्मॉलर यूनिट के अंदर बांट देती है, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं बट उसकी फेस वैल्यू कम हो जाती है। यानी 1:2 कर दिया कंपनी ने, 1:2 स्प्लिट कर दिया, यानी एक शेयर के 2 शेयर कर दिए। यानी एक शेयर जो था 10 रुपये का, वो आपके पास 2 शेयर हो गए 5 रुपये के। इसको हम बोलेंगे स्प्लिट ऑफ शेयर। अब इफेक्ट क्या क्या होते हैं हमारे स्प्लिट के? सबसे पहले तो शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिल जाते हैं, बट टोटल वैल्यू जो है वो सेम रहती है। इससे लिक्विडिटी इंप्रूव होती है और जो शेयर है उसको बहुत अफोर्डेबल बना देती है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो आएँ और मतलब कम पैसों के अंदर शेयर खरीद सकें। इससे टोटल कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं होता, बट फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बढ़ जाते हैं। और ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है? ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जब आप वॉलेंट्री सेल करो या फिर गिफ्ट करो, अपने एक शेयर होल्डर जब दूसरे शेयर होल्डर को बेच देता है या फिर गिफ्ट कर देता है शेयर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। इसके की पॉइंट क्या क्या हैं? ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसके अंदर शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म आपको भरना पड़ता है, SH4 जो आपका फॉर्म है वो भरना पड़ता है। और इसके अंदर जो भी ट्रांसफ़र है, जो शेयर दे रहा है और जो भी ट्रांसफरी है जो शेयर खरीद रहा है, दोनों की स्टैम्प और दोनों की साइन होनी चाहिए। और ये जो होना चाहिए इसके अंदर वो कंपनी का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी उसको देगा ये, ठीक है, जब उसने दूसरे इंसान ने शेयर खरीदे। और जो कंपनी जो है वो इस चीज़ को रजिस्टर करेगी, इस ट्रांसफ़र को रजिस्टर करेगी 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जब आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हो शेयर की, यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर था वो मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया या फिर ल्यूनेसी हो गई, इसको पागल हो गया वो शेयर होल्डर, तो उसके बदले वो जब शेयर दूसरे इंसान के पास पहुंच जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। इसके अंदर की पॉइंट क्या क्या ध्यान रखे जाते हैं? ये बिना कंसिडरेशन के होता है, यानी इसके अंदर कोई पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। इसके अंदर जो भी लीगल हायर होता है, यानी जिसको शेयर मिलने होता है, उसको क्या क्या देना पड़ेगा? डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मतलब जिसके शेयर थे उसकी डेथ हो गई, या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्रोबेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या फिर विल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मतलब क्या हुआ एक्चुअली, वो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेंगे। इसके अंदर कोई स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड नहीं होती। और कंपनी जो है उसके अंदर ट्रांसमिशन को हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद करना होगा। अब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन के बीच में डिफरेंस है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब डीमेट सिस्टम क्या होता है? डीमेट सिस्टम का फुल फॉर्म होती है डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर। डीमेट जो होती है डीमैटेरियलाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है कि हम फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीमैटेरियलाइजेशन। इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है? डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अंदर इसको गवर्न किया जाता है और सेबी के अंडर इसको कंट्रोल में रखा जाता है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर इसको कंट्रोल किया जाता है। NSDL और CDSL जो हैं 2 मेन डिपॉजिटरीज हैं इंडिया को, जो इसके अंदर इसको कंट्रोल करती है। इसके अंदर आपके कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होते, सारे शेयर्स जो हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और जो शेयर कौन होल्ड करता है? जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, जो DP होते हैं आपके, जैसे बैंक या फिर ब्रोकर हो गया, जो भी आपका ऐप है उसके अंदर आपके शेयर्स जो हैं मतलब एक तरीके से हेल्ड रहेंगे। और ये ट्रांसफ़र आप इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज द्वारा आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली बेच और ख़रीद सकते हो। इसके अंदर आपको कोई पेपर वर्क चाहिए नहीं होता। ये जब भी आपको लिस्टिंग कंपनीज के अंदर ट्रेडिंग करनी है तब आपको डीमैट अकाउंट बनाना मैंडेटरी हो जाता है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके अंदर? शेयर के चोरी होने से, फॉर्जरी और लॉस ऑफ सर्टिफिकेट से ही आपको बचाता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है इसने ट्रांसफ़र और सेटलमेंट शेयर का करना, पेपर वर्क को कम कर दिया है, खर्चा कम कर दिया है और शेयर मार्केट को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ही यूनिट के लिए बस थोड़ी ही देर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।